फायर्स, हरिकेन्स। दोस्तों आई होप आप सभी मेरी एक बात से तो एग्री करेंगे कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। और अगर हम अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, प्रॉफिट्स बढ़ाना चाहते हैं, तो कंज्यूमर की वांट और नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। पुराने टाइम पे हम क्या करते थे, सिर्फ अर्बन एरियाज में रहने वाले कंज्यूमर पर फोकस करते थे, एडवर्टीजमेंट्स उसके अकॉर्डिंग बनाते थे। लेकिन अब हम रूरल एरियाज पर भी उतना ही फोकस करते हैं, क्योंकि हमें वहां से भी अच्छे कस्टमर मिलते हैं। यही वजह है कि रूरल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है आजकल, और इसीलिए हमने रूरल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अलग से बढ़ा। मैंने आपको उस पर ऑलरेडी वीडियोस बनाकर टॉपिक समझा दिया है, मार्केट सेगमेंटेशन करना भी सिखा दिया है। आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी। आज जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो है रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। ये टॉपिक मिस स्नेहा ने मुझसे रिक्वेस्ट की है बनाने के लिए। जो रूरल मार्केट कॉन्सेप्ट है इसमें हम ये पढ़ेंगे कि क्या क्या ऐसे हमारे पास स्ट्रेटेजीज हैं, तरीके हैं जिससे कि हम रूरल एरियाज में भी अपने प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की गुडविल वहां बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, बट प्लीज उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। मतलब अगर आप रूरल एरियाज में अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, प्रॉफिट्स बढ़ाना चाहते हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप अपना प्रोडक्ट किन किन तरीकों से वहां बेच सकते हैं। सामान को बेचने के लिए पहले हमें अपनी मार्केट की फुल नॉलेज होना जरूरी है। अगर हम अपने कस्टमर की नीड वांट्स को समझ नहीं पाए और उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट नहीं दे पाए, तो ऑब्वियसली हमारा सामान नहीं बिकेगा और हमें प्रॉफिट्स नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। It is the process to allocate the limited resources of a company to make product available in market to increase sales and face competition in rural market। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये तो सभी को पता है कि हर कंपनी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। मींस एक सीमा तक ही हमारे पास मनी है, मशीन्स, लेबर, रॉ मटेरियल अवेलेबल है। हम उसके थ्रू ही प्रोडक्ट बनाते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उनको सही डायरेक्शन में अगर इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज बनानी है। जैसे कि अगर मेहमान आपके घर पर आते हैं तो उनके आने से पहले ही आप सोच कर रखते हैं कि लंच में उनके लिए क्या बनाना है, पनीर बनाना है, छोले बनाने हैं, पूरियां बनानी है, क्या बनाना है, तभी तो आप प्रोडक्ट बना के उनको खिलाएंगे ना। वैसे ही कंपनी में भी होता है, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि आपको क्या बनाना है तब तक आपके रिसोर्सेज वेस्ट ही होते रहेंगे। तो हम अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करते हैं ताकि हम प्रोडक्ट बना सकें और उसको फिर मार्केट में अवेलेबल कर सकें। जैसे ही आपका प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा आपकी सेल्स बढ़ेंगी, आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और आप कंपटीशन को फेस कर पाओगे। और ये सारी चीजें कहाँ होंगी? रूरल मार्केट में, क्योंकि आज का जो कंज्यूमर है वो विलेज के अंदर भी अवेलेबल है। अगर हम अपना मार्केट बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अर्बन और रूरल दोनों तरह के कंज्यूमर पर फोकस करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हमारे पास अवेलेबल हैं। इसमें फर्स्ट आता है सेगमेंटेशन ऑफ रूरल मार्केट। इसमें हम क्या करते हैं कि अपनी पूरी मार्केट को हम छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फिर उन ग्रुप्स के अंदर जो लोग हैं उनकी नीड वांट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाकर उनको बेचते हैं। अगर हमने 4 ग्रुप्स बनाए हैं तो हम चारों ग्रुप्स की नीड अलग अलग फाइंड आउट करेंगे और उन सबके लिए अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे और उनको बेचेंगे। मार्केट सेगमेंटेशन पर मैंने एक फुल फ्लेज वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक आपको मैं अपनी इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप उसको देख सकते हैं। डेफिनेशन देखिए, इन दिस पोटेंशियल रूरल मार्केट इज सेगमेंटेड इनटू डिस्टिंक्ट सब मार्केट। यानी इसमें हम क्या करते हैं, अपनी एक मार्केट को सेगमेंट कर देते हैं, यानी कि बांट देते हैं छोटे छोटे अलग अलग मार्केट्स में। कंज्यूमर्स विद कॉमन नीड एंड फीचर। मगर खासियत क्या है कि जो हमने डिवीजन किया है उसमें जितने भी कंज्यूमर्स होंगे उन सभी की नीड और वांट एक जैसी होंगी। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये हमारी पूरी मार्केट है, हमने इसको डिवाइड कर दिया मेल और फीमेल के बेसिस पर। ठीक है कि इसमें मेल है, फीमेल्स है। हमने क्या किया, फीमेल वाला सेगमेंट चूज कर लिया। अब फीमेल में भी तो अलग अलग कैटेगरीज होंगी,
जैसे कि एक कैटेगरी होगी इन्फेंट यानी छोटे बच्चों की, छोटी गर्ल्स की। फिर एक होगी टीनेज की, यानी कि जो हमारी थोड़ा यंग एज की गर्ल्स आ जाती हैं। उसके बाद एक कैटेगरी होगा एडल्ट का, यानी कि हम ये कह सकते हैं 19, 18, 20 ईयर से ऊपर वाली, ठीक है, एडल्ट 45 तक की। और उसके बाद हम कह सकते हैं ओल्ड एज यानी 50 के ऊपर वाली लेडीज। तो हमने क्या किया, अलग अलग सेगमेंट्स बना दिए। फीमेल में भी हमारे पास 4 कैटेगरीज आ गई। अब अगर हम इसमें से एडल्ट वाली कैटेगरी चूज करते हैं तो एडल्ट वाली कैटेगरी में जितनी भी औरतें आएंगी हम उन सभी की नीड्स फाइंड आउट करेंगे कि वो क्या चाहती है, किस तरह का प्रोडक्ट वो चाहती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बना के उनको बेचेंगे। ठीक है। अब एडल्ट्स में भी हम डिवीजन कर सकते हैं, कुछ पढ़ी लिखी हैं, कुछ अनपढ़ हैं। लिटरेट के लिए अलग तरह की नीड्स होंगी, इलिटरेट वालों के लिए अलग तरह की नीड्स होगी। तो यानी कि हम ये जो ग्रुप्स बना रहे हैं लोगों का, उसमें जिन लोगों को हम रखेंगे, ये खास बात है यहाँ पर कि उनकी नीड वांट सेम होंगी। एडल्ट्स की नीड वांट सेम होगी, टीनेज की अलग होगी, ओल्ड एज की अलग होगी। ठीक है। सेकंड आता है हमारा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। नाम से ही पता लग रहा है कि यहां पर हम अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर फोकस करते हैं। देखिए, हर मार्केट में एक प्रोडक्ट के बहुत सारे सेलर्स होते हैं और हर सेलर अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाकर बेचने की कोशिश में लगा रहता है और वो क्लेम करता है कि मेरा प्रोडक्ट सबसे बेटर है। तो अगर आप अपनी मार्केट में एग्जिस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले कॉम्पिटिटर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि वो किस तरह का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप उसे बीट नहीं करेंगे, मतलब अगर आप उससे अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं लेकर आएंगे, तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। तो हम सबसे पहले कॉम्पिटिटर पे फोकस करते हैं कि भैया वो किस तरह का प्रोडक्ट बेच रहा है, ताकि हम उसको हरा सके। इसमें हम कुछ चीजों पे फोकस करते हैं, जैसे कि सप्लायर, कि सप्लायर कौन कौन है। अगर मैं किसी गांव में अपना सामान बेचना चाहती हूँ तो सबसे पहले मैं ये चेक करूंगी कि वहां मेरा सामान कौन कौन पहुंचा सकता है, मीन्स कौन कौन सेल कर सकता है, कौन सप्लायर हो सकता है वहां पे। और मैं ये भी देखूंगी कि मेरे कॉम्पिटिटर का सप्लायर कौन है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमें कॉम्पिटिटर की पॉलिसीज के बारे में पता लगता रहे। नेक्स्ट, कस्टमर्स। अब हम जानना चाहेंगे कि कस्टमर कैसे हैं, उनकी नीड्स कैसी हैं। मेरा कस्टमर कौन हो सकता है, कॉम्पिटिटर का कस्टमर कौन है। कॉम्पिटिटर का जो कस्टमर है वो उसका कस्टमर क्यों है, ये भी आप जानना चाहेंगे कि वो गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा है या वो सस्ता सामान दे रहा है या उनको डिस्काउंट दे रहा है, मतलब क्या रीजन है जिस वजह से लोग उसके कस्टमर बने हुए हैं, आप उस पर भी फोकस करेंगे। फिर कॉम्पिटिटर्स, ये मैंने बताई कि जितने भी कॉम्पिटिटर है उन पे आप फोकस रखेंगे। एंड ऑल्टरनेट प्रोडक्ट, यानी कि कॉम्पिटिटर ने जो प्रोडक्ट प्रोवाइड किया हुआ है आप उससे अलग तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आएंगे ताकि कस्टमर को आप अट्रैक्ट कर सके। जैसे मैगी आई थी सबसे पुराने टाइम में, मैगी के बाद यिप्पी, टॉप रेमन और भी न जाने कितनी सारी नूडल्स आई। क्या उनका टेस्ट मैगी जैसा है? नो, वो उसका ऑल्टरनेट है कि अगर कोई मैगी नहीं खाना चाहता तो उसके ऑल्टरनेट यानी उसकी बजाय टॉप रेमन खा सकता है, यिप्पी खा सकता है। मीन्स आपको हमेशा अपने कॉम्पिटिटर के जैसा प्रोडक्ट लाना तो है, लेकिन वो सेम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें फर्क होना चाहिए, ऑल्टरनेट होना चाहिए, ताकि आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। यहां पर हम प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं। हमने पिछले 2 जो पॉइंट पढ़े वहां पर क्या था कि फर्स्ट में आप मार्केट पे फोकस कर रहे थे, मार्केट का डिवीजन कर रहे थे, और आप साथ ही साथ कॉम्पिटिटर पे फोकस कर रहे थे और उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्लान्स बना रहे थे। लेकिन यहां पर आप अपने प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे। आपका ये मानना है कि अगर हम गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे तो ऑब्वियसली वो मार्केट में बिकेगा, चाहे कॉम्पिटिटर है, चाहे हमारे पास सप्लायर है, चाहे नहीं है। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है तो वो मार्केट में सेल होगा ही होगा। ऐसी फिलॉसफी हम मार्केट में लेकर चलते हैं। तो हम प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या करते हैं। फर्स्ट है अंडरस्टैंड प्रोडक्ट वैल्यू, यानी कि आप सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपके प्रोडक्ट में ऐसे कौन से फीचर्स डाले जाएं जो उसकी वैल्यू को बढ़ा दे। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा मोबाइल फोन बनाया जाए जो आजकल जैसे बन रहे हैं स्मार्टफोन्स, तो एप्पल जैसे फीचर्स उसमें आए। एग्जैक्ट एप्पल जैसे फीचर्स तो नहीं आएंगे, बट उससे मिलते जुलते काफी अच्छे फीचर्स अगर हम प्रोवाइड करें रूरल एरियाज के लोगों को, तो शायद वो हमारा प्रोडक्ट परचेज करेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट में रीजनेबल प्राइस पर
अच्छे फीचर्स देने की कोशिश कर रहे हैं जो काफी हद तक एप्पल से मिलते जुलते हैं। हाँ, नो डाउट कि उस जितना बेटर नहीं होगा, बट उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपके प्रोडक्ट में अच्छी वैल्यू है तो कस्टमर उसको खरीदेगा ही। नेक्स्ट, पैकेजिंग। आप अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे भी पूरा फोकस रखते हैं। अगर पैकेजिंग अट्रैक्टिव है, देखने में बहुत सुंदर लग रही है, कोई नया सा मार्केट में सामान आया है, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर उसे खरीदेगा ही। ठीक है। थर्ड है ब्रांडिंग, यानी आप अपने प्रोडक्ट का एक जो ब्रांड एस्टैब्लिश कर रहे हैं वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो लोगों के माइंड में बैठ जाए। मीन्स आप जब उसकी एडवर्टीजमेंट करें तो वो इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि आपके ब्रांड का एक नाम बन जाए। जैसे कि अगर आपका प्रोडक्ट शहर में अच्छा चल रहा है, आप चाहते हैं वो गांव में भी अच्छा चले, तो आपको अपने उस ब्रांड की अच्छी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी। मार्केट में जाकर लोगों को समझाना पड़ेगा कि इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, इसमें ये खासियत है, जिससे कि आपका प्रोडक्ट का एक नाम बन जाए। एक बार आपका नाम बन गया तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट जरूर खरीदेगा। देन लोगोज एंड सिंबल्स, यानी आप अपने प्रोडक्ट पर अपना लोगो लगाइए, अपना सिंबल लगाइए, ताकि वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग दिखे। क्योंकि रूरल एरिया के जो लोग हैं ज्यादातर, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि वो अनपढ़ है, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। तो वो आप अपना अगर कुछ उनको लिखकर समझा रहे हैं, वो शायद उन्हें उतना समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट का कोई सिंबल, कोई लोगो, पिक्चर बना लेते हैं और वो उन्हें दिखाते हैं, उन्हें समझाते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये अच्छा चीज है, तो शायद आपके प्रोडक्ट को वो समझने लगे, पहचानने लगे और उसे खरीदने की कोशिश भी करें। जो लोग पढ़े लिखे हैं ऑब्वियसली वो पैकेजिंग और ब्रांडिंग के बारे में अच्छे से जानते होंगे, पढ़ लिख कर वो आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे। अगर कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनके लिए आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा लोगो, सिंबल्स लगाइए और उन्हें उसकी पहचान कराइए, ताकि वो प्रोडक्ट को खरीदने उन्हें समझ आए कि मार्केट में इस तरह का भी कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट आती है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, जहां पर हम अपना सारा फोकस प्रोडक्ट के प्राइस पे रखते हैं। यानी कि यहां पर हम ये सोचते हैं कि हमें प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखना चाहिए जिससे कि वो मार्केट में अच्छे रेट पर बिक जाए। फर्स्ट है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, यानी कि प्रोडक्ट को बनाते समय जितनी कॉस्ट आई है, ऑब्वियसली आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस उस कॉस्ट से ज्यादा ही रखेंगे। जैसे कि सपोज करते हैं कि आपने ये मार्कर बनाने का काम किया, एक मार्कर बनाने में सपोज 10 रुपीज का खर्चा आपका आया। ठीक है, इसकी इंक, इसकी बॉडी बनाने में, प्लास्टिक परचेज करने में, लेबर, मशीन वगैरह सारा कुछ मिला के आपको एक मार्कर 10 रुपए का पड़ रहा है। उसमें बनाने की जो लागत आई है, यानी जो कॉस्ट आई है, खर्चा आ रहा है 10 रुपए का, तो क्या आप इसको मार्केट में 10 रुपए का सेल करेंगे? नहीं। 10 से कम में? नहीं। ऑब्वियसली 10 से ज्यादा में ही बेचेंगे ना। सपोज हम 12 रुपीज में बेच रहे हैं, क्योंकि हमें 2 रुपए का प्रॉफिट भी तो कमाना है। तो हम कॉस्ट बेस में क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को बनाने में लागत कितनी आई है, और उसके बाद प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करते हैं। सेकंड, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, यानी आप ये चेक करते हो कि भैया मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है। अगर कस्टमर मेरे प्रोडक्ट से अट्रैक्टिव है, उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, वो उसकी बहुत डिमांड कर रहा है, तो आप जितना भी प्राइस चार्ज करेंगे, कंज्यूमर आपको वो प्राइस देने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसके प्रोडक्ट में ये खासियत है जो बाकियों के प्रोडक्ट में नहीं है। तो आप चाहे जितना मर्जी प्राइस चार्ज करें, डिमांड अच्छी है तो वो प्राइस देगा। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी नहीं है, वो ऑलरेडी मार्केट में नहीं बिक रहा, तो आप ज्यादा रेट नहीं रख सकते, फिर आपको रेट कम करना पड़ेगा ताकि वो मार्केट में बिके। नेक्स्ट आता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड का मतलब कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कैसी है, मीन्स आपके प्रोडक्ट में फीचर्स कैसे हैं। अगर आपके प्रोडक्ट के फीचर्स इतने अच्छे हैं कि वो कॉम्पिटिटर को भी हरा सकते हैं, और आपके प्रोडक्ट में ऐसे फीचर्स हैं जो बाकी किसी के प्रोडक्ट में नहीं है, तो आप जितना मर्जी प्राइस चार्ज करें, कस्टमर देने को तैयार रहेगा। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं एप्पल के फोन की बात कर रही थी। एप्पल का फोन इतना महंगा क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ वैल्यू। मार्केट में उसकी वैल्यू अच्छी है, इसलिए लोग उसको 1 लाख 2 लाख में भी परचेज करने को तैयार है। ठीक है, वो एक स्टेटस सिंबल है। नेक्स्ट आता है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। अब यहां पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करने से पहले देखते हैं कि भैया मेरे कॉम्पिटिटर का क्या रेट है। अगर कॉम्पिटिटर कोई चीज 50 रुपीज की बेच रहा है, तो आपको भी अपना रेट मजबूर होकर इसी के आसपास का रखना पड़ेगा। अगर आप ₹70 रेट रख लोगे तो कोई भी आपका परचेज नहीं करेगा सामान, क्योंकि 70 रुपए बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया ना। अगर वही चीज 50 में मिल रही है किसी और की, तो कोई आपको 70 रुपीज क्यों देगा? ठीक है,
या तो आपके प्रोडक्ट में बहुत ही अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी, जो कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, फिर तो वो आपको प्राइस दे देगा। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में और कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है और जो कंज्यूमर है वो प्राइस कॉन्शियस है, यानी वो प्राइस को ध्यान में रख के सामान खरीदने वाला है, तो कभी भी 70 वाला प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो हमेशा आपको रेट फिक्स करते समय कॉम्पिटिटर के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। आप अपना रेट 49 रख सकते हैं, 51 रख सकते हैं, आसपास रखना पड़ेगा ताकि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी का मतलब कि आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर तक कैसे पहुंचा रहे हैं। क्या आपके पास थ्योरी है या क्या आपके पास जरिया है जिससे कि आप अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है मोबाइल वैन। मोबाइल वैन का मतलब ये नहीं है कि वैन जिसके अंदर मोबाइल रखा हुआ है यहां मोबाइल का मतलब है मूवमेंट, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है, चल सकती है। तो इस तरह की वैन्स का इस्तेमाल कीजिए जिस पर आपके प्रोडक्ट के बड़े बड़े बैनर्स लगे हों, पोस्टर्स लगे हों, पूरे गांव में उसको घुमाइए, उसके अंदर अपना प्रोडक्ट रखिए, लाउड स्पीकर के थ्रू लोगों को इन्फॉर्म कीजिए कि इस तरह का प्रोडक्ट हम मार्केट में लेकर आए हैं, हमारे प्रोडक्ट में ये फीचर्स हैं, ताकि कस्टमर उसको सुनकर अट्रैक्ट हो और आपका प्रोडक्ट खरीदे। उसे ज्यादा दूर शॉप्स पे ना जाना पड़े, क्योंकि गांव में प्रॉब्लम क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन की, प्रॉपर रोड्स नहीं होते, तो ज्यादा दूर जाके आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते। इसीलिए आपको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है प्रमोशन स्ट्रैटेजी, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कैसे कर रहे हैं। मीन्स आप लोगों को अट्रैक्ट कैसे कर रहे हो कि भैया मेरा ये प्रोडक्ट मार्केट में आया है, इसको खरीद लो। कैसे बताएंगे आप? जितना अच्छा प्रमोशन आप करेंगे ऑब्वियसली उतना ज्यादा सेल्स आपका बढ़ेगा। जैसे फर्स्ट है एडवर्टीजमेंट। ये तो सभी को पता है, आप अगर ऐड कर रहे हैं तो चाहे शहर में कीजिए चाहे गांव में कीजिए, एडवर्टीजमेंट पावरफुल होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। एक बार कोई देखे तो उसके मन पे छाप पड़ जानी चाहिए कि भाई ऐसा प्रोडक्ट आया था, ऐसी ऐड आई थी। नेक्स्ट है वॉल पेंटिंग। ये भी शायद आपको पता होगा, दीवारों पे पेंट कर दिया जाता है। ये तो अर्बन एरियाज में भी होता है, कोई बड़ी सी दीवार है उसमें पेंट कर देंगे अंबुजा सीमेंट, इस सीमेंट में जान है, या LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, इस तरीके से बड़े बड़े पोस्टर्स बना देते हैं, वॉल पेंटिंग कर देते हैं, जिससे कि दूर से ही कंज्यूमर को वो नजर आए और उसे हमेशा ध्यान रहे कि इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है और वो उसे खरीद सके। नेक्स्ट होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब समझते हैं आप? होर्डिंग मीन्स बड़े बड़े बैनर्स, ठीक है, बड़े बड़े बैनर लगा देना, या फिर जैसे आपने देखा होगा शॉप के ऊपर वो एक सिस्टम होता है जिसमें लाइट्स चल रही होती हैं। जैसे किसी ने लिखा है कैलाश दा ढाबा, वो रात के टाइम चमकता है, उसमें लाइट्स होती है। तो इस तरह से होर्डिंग्स भी लगा सकते हैं आप अपने प्रोडक्ट की ऐड करने के लिए। तो जितना अच्छा आप करेंगे प्रमोशन, उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट बिकेगा। नेक्स्ट आता है शॉप ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी। इसका मतलब क्या है? एडवर्टाइज द ब्रांड प्रोडक्ट इन एंड अराउंड द विलेज शॉप, यानी अपने प्रोडक्ट को गांव में जो छोटी मोटी शॉप्स हैं या तो उसमें जाकर बेचिए या उसके आसपास के एरियाज में बेचिए, विच विल क्रिएट एन इमीडिएट रिस्पॉन्स, जिससे कि इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाए आपको बिटवीन द रूरल कंज्यूमर्स। यानी कि आपने क्या किया? शॉप ब्रांडिंग की। आपने अपना प्रोडक्ट उठाया, गांव तक पहुंचाया, वहां पर जो छोटी छोटी रिटेल शॉप्स हैं वहां पर अपना सामान रखा, आसपास के एरियाज में भी आपने छोटी मोटी रेडी वगैरह लगाई है, स्टॉल्स लगाई हैं, वहां पे आपने सामान रखा हुआ है, आप वहीं खड़े होकर अपने प्रोडक्ट की ऐड कर रहे हैं और आपको तुरंत पता चल रहा है कि कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्स है। यानी जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं या नहीं, वो आपकी बात ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, वो आपका प्रोडक्ट तुरंत खरीद रहे हैं या नहीं। हर चीज का फीडबैक आपको साथ के साथ मिलता जाएगा। ये चीज वैसे ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट फिर भी कुछ बुक्स में ये पॉइंट दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको करवाया। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिनके जरिए रूरल एरियाज में आप अपने प्रोडक्ट की अच्छी सेलिंग कर सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। दोस्तों थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, बट कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। नाउ यू कैन स्टडी एट योर ओन, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय, हैव अ गुड डे।